यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो अब जो लोग कोटापेक्सी बोलते थे कि सबसे अधिक ऊंचाई पर या सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी है, जी नहीं, अब आंसर बदल गया है, नगर भी दिखाई देगा। यही ही आप लोगों को विश्व का कॉफी बंदरगाह भी नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र भी दिखाई देगा। यह सब आपको दिखाई देंगे। अब आपको लगेगा सर नाम भी बताओ, तो नाम पहले आप लोग बताओ, क्योंकि हम अभी पर्वत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मोरक्को में अवस्थित है और यह एटलस पर्वत श्रेणी के हाई एटलस पर अवस्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं अमित तोमर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS ज्योग्राफी बाबा पर, जहां पर आप लोगों को पता है कि हम लोग आगामी जो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा होने वाली हैं, उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने एक नए टॉपिक के साथ पिछले वीडियो के माध्यम से की थी, जहां हम लोगों ने विश्व की पर्वत श्रेणियों पर चर्चा की शुरुआत की थी और हम लोगों ने वहां बात की थी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पर्वत श्रेणियों पर। तो आज उसी अध्ययन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग इसका भरपूर लाभ लीजिए। आपका काम सिंपल सा है कि इस वीडियो को देखने के दौरान आप एटलस और साथ ही साथ पेन और कॉपी को लेकर बैठिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण तथ्य, जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं वह आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो अगर वीडियो को चाहें तो 1.25 या 1.5 की स्पीड से आप देखिए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अंत तक हर वीडियो में महत्वपूर्ण फैक्ट्स रहते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी रहती है और ये सारी जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है, इधर उधर की नहीं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम किस पर्वत श्रेणी के बारे में बात करें, किस पर्वत तंत्र के या किस महाद्वीप के पर्वत तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारी चर्चा जो होगी वह चर्चा होगी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत तंत्रों पर। जी हां, तो जल्दी से एटलस खोलिए, पेन रखिए, कॉपी रखिए और चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हम लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, अगर आप फिजिकल मैप को ध्यान से देख रहे होंगे तो, ठीक है ना। तो यहां आपको दिखाई देगा इस महाद्वीप के पश्चिम में आपको एक लंबी पर्वत श्रेणी दिखाई देगी, जिसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी भी कहते हैं और एंडीज पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है इसे। अगर आप इसे अलग से देखना चाहेंगे तो यह आपको पूरी दिखाई देगी इस तरीके से पूरी। यह हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, या कहे दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद, और साथ ही साथ यह विश्व की सबसे लंबी वलित पर्वत श्रेणी है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका की रॉकीज पर्वत श्रेणी है, जिस पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो अगर हम लोग बात करें, ये जो आपको पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है यह है एंडीज पर्वत श्रेणी। ये क्या है? एंडीज पर्वत श्रेणी है, यह आप लोगों को दिखाई दे रही है, एंडीज माउंटेन। ये पूरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है पूरा। मैंने जिसके बारे में आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। दूसरा मैंने बताया कि यह हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी के रूप में है। अब अगर हम लोग बात करें, इस पर्वत श्रेणी पर ही इसकी सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है, जो कि ना केवल इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है बल्कि पश्चिमी गोलार्ध की भी सबसे ऊंची चोटी है, और यह है एक मृत ज्वालामुखी पर्वत के रूप में, जिसका नाम है एकांकागुआ, और यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित यह आपको दिखाई दे रही है। यह एकांकागुआ जो आपको दिखाई दे रहा है यह एक ज्वालामुखी पर्वत है और यह इसकी सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी गोलार्ध की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। इसकी
सबसे ऊंची चोटी, और पश्चिमी गोलार्ध की भी सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांकागुआ। एकांकागुआ पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ, जो कि एंडीज पर हम लोग दिखाई दे रही है, और यह है अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर अवस्थित हम लोग को दिखाई देती है। ये जो एंडीज पर्वत श्रेणी आप लोग देख रहे हो, यह एक वलित पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे लंबी वलित पर्वत श्रेणी है। इस महाद्वीपीय प्लेट और यहां प्रशांत महासागरीय प्लेट, इन दोनों का आपस में टकराव हुआ। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में अधिक जो है ज्यादा घनत्व वाला था, और यह जाकर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपित हुआ, जिसकी वजह से यहां भरा हुआ अवसाद ऊपर उठ गया और इस एंडीज पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। यह जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 7 देशों में फैली हुई है। जी हां, 7 देशों में। अगर हम लोग बात करें तो आपको दिखाई देगा वेनेजुएला में, कोलंबिया में, या फिर आपको दिखाई देगा इक्वाडोर में, फिर आपको दिखाई देगा बोलीविया में, फिर आपको दिखाई देगा ये पेरू में, फिर आपको दिखाई देगा चिली में, और कुछ भाग इधर अर्जेंटीना में। तो यह 7 देशों में फैली हुई पर्वत श्रेणी के रूप में हम लोगों को दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर्वत श्रेणी का सबसे अधिक चौड़ाई में विस्तार अगर आप देखेंगे तो इसका सबसे ज्यादा चौड़ाई में विस्तार आपको दिखाई देगा बोलीविया में। तो इसका सर्वाधिक विस्तार चौड़ाई में अगर हम लोग बात करें, सर्वाधिक विस्तार बोलीविया में आपको दिखाई देता है। बोलीविया में, बोलीविया में है। किसका? एंडीज पर्वत श्रेणी का। अगर आप एंडीज पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि एंडीज पर्वत श्रेणी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप अपने एटलस में ध्यान से देखिए। अब ये सारे फैक्ट हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में भी चलिए। अगर आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा कोलंबिया, वेनेजुएला से लेकर इक्वाडोर के दक्षिणी भाग तक एंडीज पर्वत श्रेणी के लिए 3 आपको श्रेणियां दिखाई देंगी, और वहां शब्द का प्रयोग होगा ओरिएंटल कॉर्डिलेरा, ओसिडेंटल कॉर्डिलेरा और सेंट्रल कॉर्डिलेरा। यानी कि 3, देखिए ये मैंने भी 3 बनाई हुई हैं। ये 3 पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति काल अलग अलग है, इसलिए इसे कॉर्डिलेरा का भाग या कॉर्डिलेरा का नाम दिया गया। और फिर आगे आप देखेंगे तो ये जो है इक्वाडोर के बाद फिर 2 भागों में आपको यह शाखा का विस्तार दिखाई देगा। एक शाखा बोलीविया के उत्तर से और एक शाखा बोलीविया के दक्षिण से होती हुई, या कहें पश्चिम से, पूरब से और पश्चिम से होती हुई, और फिर एक विस्तार के रूप में यह आपको लोग को दिखाई देगी। यहां जो बोलीविया में इसका विस्तार आप लोग देख रहे हैं, यहां जो संयोजन हो रहा है, यही ही एल्टी प्लानो पठार के मध्य, यानी यहां से गुजरने के बाद एक पठार, एल्टी प्लानो पठार के रूप में, उसके बाद इसका संयोजन होता हुआ आपको दिखाई देगा। एंडीज पर्वत श्रेणी की ये जो 3 श्रेणियां समानांतर रूप से उत्तर से दक्षिण, जिनका विस्तार कोलंबिया के पश्चिमी भाग पर वृहद रूप से मिलता है, जिनकी औसत ऊंचाई लगभग 3000 से 5000 मीटर हम लोगों को यहां पर दिखाई देती है। इस भाग में अगर आप लोग देखेंगे तो दिखाई देगी। यहीं ही आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इक्वाडोर में कोटापेक्सी और चिम्बाराजो। जी हां, चिम्बाराजो चोटी इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है, और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित जो ज्वालामुखी पर्वत आप देख रहे हैं यहां चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित ओजस डेल सलाडो, यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो अब जो लोग कोटापेक्सी बोलते थे कि सबसे अधिक ऊंचाई पर या सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी है, जी नहीं, अब आंसर बदल गया है। अब क्या हो गया? ओजस डेल सेलाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत आप लोगों को दिखाई देता है। तो एकांकागुआ भी दिखाई दिया, ओजस डेल सेलाडो भी, चिम्बाराजो भी, कोटापेक्सी भी, यह सब आप लोगों को दिखाई देंगे। और यहीं इक्वाडोर से ही आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां से होती हुई जाएगी एक रेखा, कौन सी? कर्क, मकर या भूमध्य, इसका आप मुझे बताइए। और इसी
इक्वाडोर की राजधानी जो क्विटो है वो उसी रेखा पर अवस्थित है। कौन सी? एटलस में देखकर बताइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तो यह एंडीज के बारे में हम लोग की चर्चा हुई। लौट के आते हैं फिर से, यह एंडीज पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब दूसरा, अगर हम लोग इस महाद्वीप के उच्च भाग या पर्वतीय या कहें पहाड़ी भाग पर बात करें तो वह आता है गुआना उच्च भूमि। जी हां, यहां आप लोग देखेंगे तो सूरीनाम गुआना, फ्रेंच गुआना आप लोगों को दिखाई देगा। और यह क्षेत्र जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहां यह जो क्षेत्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह वाला, यह है पूरा गुआना उच्च भूमि का भाग। किसका? गुआना उच्च भूमि। इसका विस्तार अमेजन नदी के उत्तर में आप लोगों को, ओरिनिको नदी के दक्षिण में आप लोगों को दिखाई देगा। ओरिको नदी ऐसे बहती हुई जाएगी, तो अमेजन नदी यह रही, ओरिनिको नदी ऐसे बहती हुई जाएगी। तो इसी में देखेंगे तो अमेजन नदी के उत्तर में, ओरिनिको नदी के दक्षिण में हमें गुआना उच्च भूमि का विस्तार दिखाई देता है। और यह उच्च भूमि, हाईलैंड या पर्वत या पठारी भाग की अगर हम लोग बात करें तो इसका सबसे ऊंचा भाग माउंट रोराइमा है। कौन सा? माउंट रोराइमा। याद रखिएगा, यह आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कौन सा है इसकी सबसे ऊंचा भाग? माउंट रोराइमा गुआना उच्च भूमि का सबसे ऊंचा भाग है। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहां अगर आप देखेंगे तो ब्राजील, वेनेजुएला और गुआना, इन तीनों का संयुक्त रूप से संयोजन इधर की तरफ आप लोगों को होता हुआ एटलस में दिखाई दे रहा होगा। अमेजन निम्न भूमि का यह जो पूर्वी भाग है, यानी यह जो अमेजन नदी बहती हुई जा रही है, यह यहां से पेरू के पास से निकलती हुई ऐसे बहती हुई पेरू के दक्षिणी भाग से होती हुई, और यहां पर यह जो निम्न भूमि वाला भाई, यह जो भाग आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहां गुआना और ब्राजील उच्च भूमि को यही ही निम्न भाग या अमेजन नदी क्या करती है? अलग। ये देखिए गुआना उच्च भूमि और यह पूरा रहा ब्राजीलियन उच्च भूमि। वैसे तो इसे ब्राजीलियन शील्ड पूरे रूप में कहा जाता है, यह गुआना और ब्राजीलियन उच्च भूमि को संयुक्त रूप से, लेकिन इसको अमेजन नदी दो भाग में बांटती है। अमेजन नदी के उत्तर में मौजूद यह शील्ड का भाग गुआना उच्च भूमि और दक्षिण का भाग ब्राजीलियन उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, यहीं पर ही ओरिनिको नदी की सहायक नदी पर ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी गुआना उच्च भूमि पर ही अवस्थित है, जिसे एंजिल जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एंजिल जल प्रपात के नाम से। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं, यह रहा ब्राजीलियन उच्च भूमि का भाग। यह अगर आप लोग देख रहे हैं, यह ब्राजीलियन उच्च भूमि का भाग आप लोगों को दिखाई देगा। ब्राजीलियन उच्च भूमि या इसे ब्राजीलियाई पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही व्यापक रूप में फैला हुआ एक भौगोलिक क्षेत्र है जो ब्राजील के लगभग आधे भूभाग के अंतर्गत शामिल है। और यह भूभाग 3 भागों में बढ़ता है, पूर्वी, मध्य व दक्षिणी भाग में इस ब्राजीलियन उच्च भूमि को बांटा जाता है। ब्राजीलियन उच्च भूमि 3 पठारों के रूप में भी बटी हुई हम लोगों को दिखाई देती है। एक तो दिखाई देता है अटलांटिक महासागर से लगा हुआ यह अटलांटिक पठार, फिर दक्षिण भाग का यह लगा हुआ दक्षिणी पठार, और फिर यह मध्य भाग का पठार। अगर हम अटलांटिक तट, क्योंकि यहां क्या है? अटलांटिक महासागर है। यहां क्या है? अटलांटिक महासागर है और इसी से ही लगा यह उठा हुआ भाग है। तो यह अटलांटिक महासागर से लगा अटलांटिक पठार के नाम से जिसे जान रहे हैं हम लोग, इसका विस्तार ब्राजील के पूर्वी तट पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। यह ब्राजील का भाग है पूर्वी तट पर, जिसमें कई पर्वत श्रृंखलाएं भी शामिल है। एक समय यह भाग पूरे तरीके से अटलांटिक वर्षा वनों से घिरा हुआ यह भाग था। यहां की जैव विविधता बहुत समृद्ध थी, लेकिन आज के समय में यहां पर केवल इस अटलांटिक वर्षावन का केवल 7% ही भूभाग बचा है। क्यों? सिंपल सा कारण है, बड़े स्तर पर अगर आप देखेंगे तो कॉफी की कृषि इसी उच्च भूमि के पूर्वी भाग पर की जाती है। गन्ने की कृषि बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। यहां पर बड़े बड़े शुगर मिल है, यहां पर पोर्ट है। तो विकास के लिए बड़े स्तर पर, कृषि के लिए बड़े स्तर पर इस ब्राजीलियन उच्च भूमि के अटलांटिक पठार वाले भाग में मौजूद भूमध्य सदाबहार जो है अटलांटिक सदाबहार वर्षा वनों का विनाश किया गया है, जो हम लोगों को यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम लोग इसे पढ़ें। अब दक्षिणी भाग की बात करते हैं। ये जो दक्षिणी भाग आप लोग देख रहे हैं, यह देश के दक्षिण और दक्षिण मध्य भाग में
अंतर्देशीय या इनलैंड क्षेत्र के रूप में इसका विस्तार दिखाई देगा। बेसाल्टिक लावे के अवसाद से निर्मित यह भूभाग आप लोगों को दिखाई देगा। इस भूमि का निर्माण बेसाल्टिक लावे से हुआ है, इसीलिए इसे पर्पल लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, पर्पल लैंड भी कहा जाता है इसे। इस ब्राजीलियन उच्च भूमि के दक्षिणी भाग को पर्पल लैंड कहा जाता है, मैंने बताया आप लोगों को। और यह जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है लावा निर्मित है। कैसा है? लावा निर्मित यह भाग आप लोगों को दिखाई देता है यहां पर। तो तय सी बात है कि यहां पर भी वर्षा वनों का विस्तार बड़े स्तर पर था, लेकिन वही ही चीज विकास के लिए बड़े स्तर पर काट दिया गया। यही ही भाग में अगर आप लोग देखोगे तो यही ही आप लोगों को ब्राजील विश्व में कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाने वाला नगर भी दिखाई देगा। यही ही आप लोगों को विश्व का कॉफी बंदरगाह भी नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र भी दिखाई देगा। यह सब आपको दिखाई देंगे। अब आपको लगेगा सर नाम भी बताओ, तो नाम पहले आप लोग बताओ, क्योंकि हम अभी पर्वत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नाम तो मैं बताऊंगा, निश्चित रूप से बताऊंगा, और पहले कई वीडियो में बता भी चुका हूं, बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है ना। यहाँ के कॉफी बागानों को, बड़े स्तर पर कॉफी बागानों को यहाँ के फेजेंडा कहा जाता है। सेंट पाओ आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा, तो ढूंढिए कहाँ क्या है। अब इसी उच्च भूमि के मध्यवर्ती भाग की अगर हम लोग बात करें तो ब्राजील के मध्य भाग में अवस्थित यह जो उच्च भूमि का मध्य भाग है, यह अवसादी और क्रिस्टलीय संरचनाओं से निर्मित है। इसका भी लगभग 95% जो क्षेत्र है यह सिराडो प्रकार के वनस्पतियों के आवरण से घिरा हुआ था, लेकिन यहां भी यह विकास के नाम पर बड़े स्तर पर बहुत ही कम भाग इसका शेष बचा हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। अब अगर हम लोग यहां बात करें तो देखिए, अमेजन नदी बेसिन और ग्रैंड चाको और पूरब में ब्राजीलियन पठार या ब्राजीलियन उच्च भूमि के बीच में यहां पर एक पठारी भाग आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जिसे बोलीविया का पठार या एल्टी प्लानो पठार के नाम से भी जाना जाता है। एल्टी प्लानो पठार या बोलीविया का पठार, यह एक अंतरा पर्वतीय पठार है। इंटरमाउंटेन प्लेटू के रूप में यहां पर हम लोगों को दिखाई देता है, जिसका अधिकतम विस्तार पेरू के दक्षिण पूर्वी भाग में हम लोगों को दिखाई देता है और बोलीविया के पश्चिमी भाग में भी दिखाई देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह एल्टी प्लानो या बोलीविया का पठार विश्व में टिन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। टिन भंडार यहां पाए जाते हैं। किसका भंडार? टिन भंडार। तो टिन का उत्पादन बहुत बड़े रूप में यहां पर हम लोग को मिलता है। ये जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कहां पर दिखाई देता है, तो ये आप लोगों को दिखाई देगा यहां। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसी बोलीविया पठार या एल्टीप्लानो पठार के पूर्व में आप लोगों को दिखाई देगा माटो ग्रासो प्लेट्यू। एटलस में ढूंढिए, माटो ग्रासो आप लोगों को दिखाई देगा यहां पर। इसकी अवस्थिति ब्राजील देश में ही आपको दिखाई देगी। इसके दक्षिण में आर्द्र भूमि का जो विस्तार, इस माटो ग्रासो भूमि का जो दक्षिणी भाग है, यहां पर आर्द्र भूमि के रूप में वह जाना जाता है। इतना ही नहीं, यह विश्व की सबसे बड़े आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित किया जाता है, जिसको कहा जाता है पांटानाल आर्द्र भूमि। इसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? पांटानाल वेटलैंड के नाम से यह जाता है। और यह जो ग्रांड चाको भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहां से बड़े स्तर पर सोने व हीरे का खनन होता है। यहां सोने व हीरे की खान है, यहां पर बड़े स्तर पर आप लोगों को भंडार मिलेगा। ये जो पांटानाल वेटलैंड की बात कर रहा हूं, जिसके बारे में बता रहा हूं कि इस माटो ग्रासो भूमि का दक्षिणी भाग आर्द्र भूमि के रूप में जिसे पांटानाल वेटलैंड कहा जाता है, यह विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भूमि है। यह विश्व की सबसे बड़ी बाढ़ग्रस्त आर्द्र भूमि है और यहां पर पाए जाने वाले जैव विविधता से संबंधित या यहां पाए जाने वाले जीवों में फेमस है एप्पल स्नेल, घोंघा। एप्पल घोंघा यहां पर पाया जाता है, जो यहां की स्टोन प्रजाति के नाम से जाना जाता है। जब हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्रजातियों का अध्ययन करते हैं तो उसी में एक आती है की स्टोन प्रजाति, जिस पर सारी प्रजातियां निर्भर रहती हैं जब
बुरा दौर उस आवास क्षेत्र में आता है और वह उनकी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन वो किसी से जरूरत पूरा नहीं करते। ऐसी प्रजातियों को कीस्टोन कहा जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जिसका अध्ययन हम लोग यहां करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हम लोगों को दिखाई दिया। अब अगर आप देखोगे ब्राजील के ही इस पूर्वी भाग में यहां आपको एक पठार दिखाई देगा जिसका नाम है बोरबोरेमा का पठार। जी हां, बोरबोरेमा का पठार यह ब्राजील के उत्तर पूर्व में अवस्थित है, जो कि अर्ध शुष्क भाग है। यहां पाए जाने वाली झाड़ी जो है, झाड़ी वनस्पतियों को कटिंगा नाम से जाना जाता है। इसीलिए यहां देखेंगे तो कटिंगा लैंड भी लिखा हुआ होगा या कटिंगा मैदान भी लिखा हुआ होगा। यह बोरबोरेमा पठार की अवस्थिति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आई होप यहां तक आप लोगों की सारी बातें क्लियर होंगी। फिर यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो एंडीज के पूरब में यहां पैटागोनिया पठार का विस्तार आप लोगों को दिखाई देगा, या पैटागोनिया मरुस्थल का विस्तार आपको दिखाई देगा, जो कि एक शीतोष्ण मरुस्थल के रूप में आप लोगों को इसका विस्तार यहां पर दिखाई देगा। तो यह अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां, उसके उच्च भाग या उच्च भूमि क्षेत्र जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको खुद सब समझ में आ जाएगा कि यह वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, और एक एक बात को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर और जाके चाहे तो मैच करा लीजिएगा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों पर। तो चलिए आइए, यह तो बात हुई दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पर्वत तंत्र पर। अब हम लोग बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। तो चलिए आइए, अफ्रीका महाद्वीप पर अब हमारी चर्चा होगी। यह अफ्रीका महाद्वीप आप लोगों को इधर दिखाई दे रहा है। यह अटलांटिक महासागर इधर दिखाई देगा, यह अटलांटिक महासागर है। और इधर देखेंगे तो यहां हिंद महासागर दिखाई देगा। इधर देखेंगे तो यह लाल सागर आप लोगों को दिखाई देगा। इस तरीके से यह आप लोगों को दिखाई देगा। तो चलिए आइए जरा अब हम लोग इस महाद्वीप के पर्वत श्रेणियों पर बात करते हैं। जब हम अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं तो हम लोगों को अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एक पर्वत श्रेणी का विस्तार दिखाई देता है जिसका नाम है एटलस। क्या नाम है? एटलस। अगर आप लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया होगा तो आप लोगों को जब आपने चाहे कोचिंग से पढ़ा हो या किताब से पढ़ा हो या सर से किसी से मदद ली हो तो उन्होंने आप लोगों को निश्चित रूप से एक बात बताई होगी कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का ऐसा महाद्वीप है जहां पर वलित पर्वत श्रेणियां नहीं पाई जाती, या जहां वलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण नहीं हुआ है। नहीं पाई जाती नहीं, निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन एटलस पर्वत श्रेणी को जब आप लोग देखोगे तो एटलस पर्वत श्रेणी एक वलित पर्वत श्रेणी है। अब कहोगे सर अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप पर वलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण नहीं हुआ है, दूसरी तरफ कह रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वलित पर्वत श्रेणी के रूप में एटलस पर्वत श्रेणी है जो कि 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। उत्तर पश्चिम में अवस्थित 3 देशों में इसका विस्तार दिखाई देता है, मोरक्को में, अल्जीरिया में, ट्यूनीशिया में इसका विस्तार दिखाई देता है। सर यह कैसे? तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। किताब को जब आप पढ़ेंगे तो वहां आप लोगों से कहा जाएगा कि यही ही जिब्राल्टर जलसंधि, भूमध्य सागर, और यही ही अगर आप लोग देखोगे तो शुरू हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप। अब क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप की आल्प्स पर्वत श्रेणी के पायरेनीज पर्वत श्रेणी का ही विस्तार एटलस पर्वत श्रेणी है। यानी कि जब यह दोनों प्लेटें टकराई तो अवसाद का कुछ भाग यूरोप के दक्षिणी भाग से इस उत्तर पश्चिमी भाग में आ गया, तो यह भाग किसका है? आल्प्स पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है, उसी का विस्तार है। ठीक है, तो वलित पर्वत श्रेणियां अफ्रीका महाद्वीप में उसका निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन ये जो पाई जाती है यह यूरोप की आल्प्स पर्वत श्रेणी के विस्तार के रूप में दिखाई देती है। अब अगर आप लोग बात करोगे तो यह भाग देखेंगे तो भूमध्य सागर आप लोगों को दिखाई देगा। यह जो एटलस पर्वत श्रेणी है यह भूमध्य सागरीय तट, अटलांटिक महासागर, यह पूरा अटलांटिक महासागर है, और इधर देखेंगे तो रेगिस्तान दिखाई देगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल दिखाई देगा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल सहारा। इसको भौतिक विभाजक के रूप में ही यह हम लोगों को एटलस पर्वत श्रेणी दिखाई देती है। अब अगर आप लोग देखेंगे विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल के विस्तार में ही एटलस पर्वत श्रेणी का विस्तार है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से या कहा जाए कि पिछले दशकों से
बड़े स्तर पर इधर लगातार क्रम हो गया है कि कई बार न्यूज़पेपर में आप लोगों ने सुना होगा कि सहारा मरुस्थल में हिमपात हुआ, बर्फ गिरी। अब विश्व के सबसे उष्ण मरुस्थल में बर्फ कैसे गिर सकती है? यह कैसे संभव है? जी हां, लेकिन यह घटना घट रही है और पिछले कई बार से जल्दी जल्दी घटने में भी आ रही है। अब क्या है, क्यों है, इसका विस्तार से ही अध्ययन हम लोग जब पूरा अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते हैं, क्लाइमेटोलॉजी को समझते हैं, मॉर्फोलॉजी को समझते हैं और उन दोनों के सम्मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो इन सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। खैर, आगे बढ़ें। एटलस पर्वत श्रेणी, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, यह 5 भागों में विभक्त है। अपने एटलस में देखिए, दिखाई देगा, यहीं ही लिखा हुआ एक जगह दिखाई देगा, हाई एटलस या हॉट एटलस भी कहा जाता है, एंटी एटलस, मिडिल एटलस, टिल एटलस, सहारा एटलस, यह आप लोगों को दिखाई देगा। तो 5 भागों में दिखाई देगा। एटलस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है जबेल टॉबकॉल। कौन सी? जबेल टॉबकॉल या माउंट टॉबकॉल भी कह सकते हैं, जो कि मोरक्को में अवस्थित है और यह एटलस पर्वत श्रेणी के हाई एटलस पर अवस्थित है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। एटलस पर्वत श्रेणी के हाई एटलस पर अवस्थित है। स्थान की बात करें, देश की बात करें तो मोरक्को में अवस्थित है। इतना ही नहीं, यहां पर अफ्रीका महाद्वीप की बर्बर जनजाति का निवास पाया जाता है। तो यहां पर बड़ी संख्या में बर्बर जनजाति निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में पूर्वी अफ्रीका पर जब आप आएंगे तो यहां आप लोगों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इस भाग में आपको फिजिकल मैप में आपके एटलस में दिखाई देगा इथोपियन उच्च भूमि। क्या दिखाई देगा? इथोपियन उच्च भूमि। जिस इथोपियन उच्च भूमि की हम लोग बात कर रहे हैं या इथोपियन चोटी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहां की सबसे ऊंची चोटी जो है यह है रास दसान। और इसी के ही दक्षिण में आपको एक झील दिखाई देगी, जिसको हम लोगों ने झीलों में पढ़ा था, जहां से ब्लू नील नदी का उद्गम होता है। अब अगर हम लोग बात करें तो यह अफ्रीका की तीसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में हम लोगों को दिखाई देती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पठार के रूप से हुआ है। यह पठार उत्तर पूरब और दक्षिण पश्चिम में एक रेखा के भांति ग्रिफ्ट, ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली विश्व की महान भ्रंश घाटी है, उससे अलग होता हुआ यह भाग आप लोगों को इथोपियन उच्च भूमि का दिखाई देगा, जिसका सबसे ऊंचा भाग क्या है? रास दसान। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा मत, मिस्टेक मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे अगर आप लोग देखोगे तो और इधर की तरफ दक्षिण में आएंगे तो आपको दिखाई देगा माउंट एल्गन। ये सबसे पहले आप लोग को दिखाई देगा माउंट एल्गन। जब आप माउंट एल्गन की बात कर रहे हैं तो यह केनिया में अवस्थित, इसकी अवस्थिति केनिया देश में दिखाई देगी। यह केनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि युगांडा की सीमा पर भी अवस्थित है। यहां पर बैगिस्यू और सेबनी जनजातियां निवास करती हैं। यह जो माउंट एल्गन है, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि विक्टोरिया झील जो यहां आपको दिखाई दे रही है, उसके उत्तर पश्चिम में इसकी अवस्थिति दिखाई देगी। विक्टोरिया झील देखिए अपने एटलस में मिलेगा, इसके उत्तर पूरब में इस माउंट एल्गन की अवस्थिति आप लोगों को दिखाई देगी। माउंट एल्गन पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अभी अप्रैल में न्यूज़पेपर में एक बहुत ही चर्चा आई थी कि कुछ वैज्ञानिकों ने या कुछ विशेषज्ञों को डर है कि माउंट केनिया में ही अवस्थित है एक गुफा। जी हां, एक गुफा अवस्थित है और कहा जा रहा है कि ये जो गुफा है, जिसका नाम किटुम गुफा है, कहा जा रहा है इसमें बड़े संख्या में चमगादड़ रहते हैं, जिसकी वजह से इस माउंट एल्गन में अवस्थित गुफा में मारबर्ग वायरस के आश्रय स्थान के रूप में जाना जा रहा है। ये जो मारबर्ग वायरस है, यह इबोला का ही एक रूप है, जिसके संपर्क में आने से गंभीर रक्तस्रावी बुखार हो जाता है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि माउंट एल्गन में अवस्थित जो यह गुफा है, किटिम गुफा, यह आने वाले समय में बड़े स्तर पर एक पेंडेमिक के रूप में दिखाई देगी। WHO ने तो इस गुफा को, जो कि माउंट एल्गन पर अवस्थित है, इसे महामारी प्रवण या एपिडेमिक प्रोन क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर दिया है। जी हां, समझ में आया?
प्रोन क्षेत्र के रूप में, यानी कि यहां से महामारी जो है महामारी फैलने का डर है। इबोला जैसी बीमारियां और तेजी से फैल सकती हैं। मारबर्ग वायरस चूंकि चमगादड़ है वो वहीं पर ही मिल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे तो इसी के ही दक्षिण में आपको दिखाई देगा माउंट केनिया। यह है माउंट केनिया, केनिया में अवस्थित ज्वालामुखी पर्वत के रूप में अवस्थित आप लोगों को दिखाई देगा, जो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केनिया। यह एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में सबसे समीप अवस्थित दिखाई देता है, और इसी केनिया में, इसी माउंट केनिया के समीपवर्ती और इस पहाड़ी क्षेत्र को माउंट केनिया नेशनल पार्क घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, 1997 में इस नेशनल पार्क और इस माउंट केनिया को, जो उसी में ही अवस्थित है, यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। किसे? माउंट केनिया, यानी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। लेकिन यह क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि मृत पर्वत के रूप में है, यानी कि कहा जाए कि यहां से अब उद्गार की कोई संभावना नहीं है। अब आप देखेंगे तो केनिया के दक्षिण में ही आपको दिखाई देगा माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी अवस्थिति आपको दिखाई देगी तंजानिया देश में। तंजानिया मैच कराने के लिए पूछ लेगा। अब क्यों पूछ लेगा? इसलिए पूछ लेगा, इस महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अगर है तो वो कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। लगभग 5800 मीटर से अधिक ऊंची चोटी है। सबसे बड़ी बात यह है विषुवत रेखा के समीप। ऐसे ही केनिया को देखेंगे तो 5400 से 5500 मीटर या 5200 मीटर के समकक्ष इसकी ऊंचाई दिखाई देगी। तो माउंट केनिया पर भी इसके शीर्ष भाग पर, चोटी पर बर्फ जम जाती है, लेकिन ग्रीष्म काल में पिघल जाती है। लेकिन माउंट किलिमंजारो पर स्थायी रूप से हिम आच्छादित बर्फ की परत पाई जाती है। जी हां, एक तो भूमध्य रेखा के पास ऊपर से क्या है? बर्फ भी हमेशा पाई जाती है, हमेशा रहती है। कहां की गल जाती है? माउंट केनिया की तो गल भी जाती है, लेकिन इसकी नहीं गलती है। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो इस किलिमंजारो को, तो इस पर 3 शंकु, ज्वालामुखी शंकु बने हुए हैं। इस किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत पर 3 शंकु हैं। एक है कीबो, दूसरा है मावेंजी और तीसरा है शिरा। तो ये जो इस माउंट किलिमंजारो पर 3 ज्वालामुखी शंकु बने हैं, इनमें से जो कीबो है, यह तीनों शंकुओं में से, ज्वालामुखी संरचनाओं में से सबसे ऊंचा माउंट कीबो ही है। यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, जबकि अन्य दोनों कौन से? मावेंजी और शिरा मृत ज्वालामुखी के रूप में, यानी कि कभी भी किलिमंजारो के कीबो शंकु से उद्गार भविष्य में हो सकता है। इतना ही नहीं, तंजानिया में अवस्थित यह जो किलिमंजारो माउंटेन क्षेत्र है, इसे किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी घोषित किया गया है। 1987 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में यह शामिल है। किसमें? विश्व विरासत सूची में। क्लियर है यहां तक? इसे माउंट किबो के नाम से भी जाना जाता है। किसे? माउंट किलिमंजारो को। क्यों? क्योंकि किबो इसी की सबसे ऊंचा शंकु इस पर अवस्थित है। इतना ही नहीं, इस पर्वत के ढलानी क्षेत्रों पर कॉफी की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है? कॉफी की कृषि बड़े स्तर पर की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। इधर देखेंगे तो आपको मातोपो पहाड़ी दिखाई देंगी, और नीचे की तरफ आएंगे तो दक्षिण अफ्रीका में आप लोगों को इस तरीके से एक पर्वत श्रेणी का विस्तार दिखाई देगा जिसका नाम है ड्रैकन्सबर्ग, और इसकी एक पूर्वी शाखा पहाड़ी या पठारी क्षेत्र के रूप में दिखाई देगी, जो कि ज्वालामुखी पर्वत के ही रूप में है, ग्रेट कारू। और इसी के लावे के अवसाद या निक्षेप दक्षिण अमेरिका के ब्राजील के पूर्वी भाग में भी मिलते हैं। तभी ना बात की गई थी किसकी? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की, जिसमें साक्ष्य के रूप में ग्रेट कारू से निकले लावे के अवसाद का ब्राजील में पाया जाना कहा जा रहा था, और कहा गया था इसका मतलब यह महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ड्रैकन्सबर्ग आप लोगों को दिखाई दे रही है, अफ्रीकी नाम ड्रैकन्सबर्ग की जो उत्पत्ति है, कहा जाता है कि यहां पर प्रारंभिक जब डच लोग आकर यहां पर रहने लगे तो उनके द्वारा दिया गया, उनका आशय था, इस शब्द का आशय जो है ड्रैगन पर्वत से है। यह एक मगहान कगार का हिस्सा है, स्कार्पमेंट का हिस्सा है, जो जिसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण हुआ। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के उच्च कगार का कारण जब टूटा तो लावा का
जो है निकलना हुआ और बड़े स्तर पर लावा का निक्षेप यहां पर हम लोग को दिखाई दिया। यह एपिरोजेनेसिस संचलन के कारण निर्मित महाद्वीपीय पठार का एक उदाहरण हम लोगों को दिखाई देता है। इस कगार के किनारे से उच्च भूमि का ढलान, यानी कि ये जो ढलान देखेंगे इसका ढलान ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ है, यानी इधर देखेंगे तो कालाहारी मरुस्थल आपको दिखाई देगा, यानी कालाहारी मरुस्थल की तरफ हम लोगों को इसका तीव्र ढलान ड्रैकन्सबर्ग का दिखाई देता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है थबाना नतलेनयाना। ये जो आप देख रहे हैं थबाना नतलेनयाना, थबाना नतलेनयाना ड्रैकन्सबर्ग की सबसे ऊंची चोटी के रूप में आप लोगों को दिखाई देगी। यह ड्रैकन्सबर्ग जो आप देख रहे हैं, यहां एक बहुत ही फेमस नदी आप लोगों को आपके एटलस में दिखाई दे रही होगी, जिसका नाम है ऑरेंज नदी। यानी यह ऑरेंज नदी का उद्गम स्रोत भी है, ऐसे करके पूरब से पश्चिम की तरफ अपवहित होती हुई जा रही होगी। यह ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका के इस देश के दक्षिणी भाग में कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में हम लोग को दिखाई देती है। इतना ही नहीं, इसी ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी में ही विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात तुगेला जलप्रपात भी यही ही आप लोगों को दिखाई देगा, जिसकी अवस्थिति ड्रैकन्सबर्ग के यही एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है रॉयल नटाल राष्ट्रीय उद्यान। उसी में ही तुगेला जलप्रपात की अवस्थिति आप लोगों को दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह देखिए तो अफ्रीका के मध्य भाग में यहां आपको एक पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है जिसका नाम है माउंट रूवेनजोन। माउंट रूवेनजोन यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा की सीमा पर विस्तारित एक पर्वत श्रेणी के रूप में आप लोगों को दिखाई देगी। भूमध्य रेखीय अफ्रीका के भाग में यह आप लोगों को दिखाई देगी। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट स्टेनले है। यह इस महाद्वीप की तीसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में हम लोगों को दिखाई देती है। यहां डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, यहीं इसी पर्वत श्रेणी के समीप, और युगांडा का खेनजोरी पर्वत राष्ट्रीय उद्यान भी इसी पर्वत श्रेणी पर अवस्थित दिखाई देगा। इस रूवेनजोन को कहा जाता है माउंटेन ऑफ मून। इसको नाम दिया गया है, संज्ञा दी जाती है, माउंटेन ऑफ मून कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शीर्ष भाग पर हिम का विस्तार पाया जाता है, या कहा जाए बर्फ की चादर दिखाई देती है, इसीलिए इसे माउंटेन ऑफ मून की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर आप लोगों को दिखाई देगा एक देश कैमरून। कैमरून यही आपको दिखाई देगा, कैमरून की सबसे ऊंची चोटी के रूप में माउंट कैमरून। गिनी की खाड़ी के समीप इसकी अवस्थिति आप लोगों को दिखाई देगी। इसे फोको पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? फोको पर्वत के नाम से। और यहां पर बड़े स्तर पर लौह अयस्क भंडार मिलते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊं, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नम या सबसे आर्द्रता युक्त अगर कोई क्षेत्र है तो यही ही कैमरून है। इस पर्वत श्रेणी का ढाल इस महाद्वीप का सबसे वेटेस्ट लैंड के रूप में जाना जाता है। किसके? माउंट कैमरून के। तो यह रहा आप लोगों का दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मौजूद महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों पर चर्चा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ताकि ऊर्जा मिले हम लोगों को भी, आपके लिए और अच्छा मैं काम कर सकूं, आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकूं। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं। तो कमेंट जरूर करिए। और जो लोग नए हैं, पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं, पिछले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों पर मैं चर्चा कर चुका हूं, आप वो वीडियो भी देख लीजिए। निश्चित रूप में यूपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी का एग्जाम हालांकि कैंसिल हो गया, लेकिन आगे जब भी होगा उसमें आप लोगों को लाभ मिलेगा। इन सब परीक्षाओं में बहुत ही लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।